सूरजपुर गांव में राजन अपने बेटे कन्नू और बेटी निम्मो के साथ रहता था। राजन गांव का मुखिया था और सोते जागते दिन रात अपने बेटे कन्नू को गांव का मुखिया बनाने की सोचता रहता था। बस जल्दी से तू बड़ा हो जा मेरे प्यारे कन्नू, मेरे बाद तुझे ही इस गांव का मुखिया बनना है। मैं अब बड़ा हो गया हूँ पिताजी, पूरे 23 साल का हूँ। फिर आप मुझे अभी ही गांव का मुखिया क्यों नहीं बना देते? मेरे पिताजी भी इस गांव के मुखिया थे। उन्होंने ये नियम बनाया था कि जब तक कोई व्यक्ति 25 साल का ना हो जाए वो गांव का मुखिया नहीं बन सकता। इसलिए तुझे मुखिया की पगड़ी पहने देखने के लिए मुझे 2 साल और इंतजार करना पड़ेगा। ओह अच्छा, ये बात है। फिर आप निम्मो दीदी को गांव का मुखिया क्यों नहीं बना देते पिताजी? वो तो 25 साल की हो गई है। राजन गुस्से से आग बबूला हो गया। नाम मत लेना उस निम्मो का। पता नहीं वो कल मुही पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई। एक तो वो लड़की है, ऊपर से छछुंदर जैसी शक्ल वाली। न तो उसे ठीक से पढ़ना लिखना ही आता है, न ही घर का काम काज करना। सारे गांव के सामने उसे अपनी बेटी कहते मेरा चेहरा शर्म से झुक जाता है। राजन जहाँ अपने बेटे कन्नू से बेइंतहा प्यार करता और उसकी सभी इच्छाएं पूरी करता, वहीं निम्मो को हर समय डांटा करता। एक दिन खाना खाते समय, आपो कितना खराब सब्जी बनाया है, इसे खाने से अच्छा तो मैं जहर खा लेता। इसी बहाने तुम्हें रोज रोज खाना बनाने से फुर्सत तो मिल जाती। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? निम्मो रोते हुए बोली, आप ऐसा क्यों कर रहे पिताजी? मैं भला जानबूझकर खराब सब्जी क्यों बनाऊंगी? मैंने कन्नू से कितनी बार कहा है कि बाजार से सब्जियां देख कर लाया कर, लेकिन हर बार वे सड़ा गड़ा सामान उठा कर लाता है। इसी वजह से कितना भी शिद्दत से खाना बनाओ, वे स्वादिष्ट नहीं बन पाता। वाह रे डायन, अपनी असफलता का दोष मेरे कन्नू पर मढ़ते हुए तुझे शर्म नहीं आई? जा जाकर पढ़ाई कर, और अगर इस बार पिछली बार की तरह ही तेरे 85% आए तो तेरी खैर नहीं। मैं तेरा नाम स्कूल से कटवा दूंगा। कम से कम 90% जरूर आना चाहिए, समझी? निम्मो रोते बिलखते हुए अपने कमरे में चली जाती है और मन ही मन बोलती है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि पिताजी मुझसे खुश रहे, इसलिए स्कूली पढ़ाई पसंद न होने के बावजूद मैं केवल उनके लिए मन लगाकर पढ़ती हूँ। अच्छा खाना बना सकूँ, इसके लिए बड़े बड़े शेफ की वीडियो देखती हूँ। और दिन भर स्कूल और घर का काम हो जाने के बाद रात को लकड़ियों से सुंदर सुंदर सामान भी बनाती हूँ, जिसे बनाने में मुझे बहुत मजा आता है। फिर भी न जाने पिताजी मुझे प्यार क्यों नहीं करते। निम्मो इसी उधेड़-बुन में रोते रोते सो जाती है। अगले दिन सारे गांव में जोर शोर से नए मुखिया के चुनाव का ऐलान हो जाता है और इस बार राजन और सूरज एक दूसरे के सामने प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े थे। मुखिया के चुनाव में 2 बार मैं भले ही इस राजन से हार गया हूँ, लेकिन इस बार मैं अपने हार की हैट्रिक नहीं लगने दूंगा, चाहे जो हो जाए। इस बार आप क्या करेंगे सरकार? पिछली बार तो आपने इसकी बेटी निम्मो का मुद्दा उठाया था कि वो अपनी बेटी को तो स्कूल पढ़ने भेजता नहीं, हमारी गांव की बेटियों को क्या खाक शिक्षित करेगा। तब से ये अपनी बेटी को स्कूल भेजने लगा। उसके पिछली बार आपने मुद्दा उठाया था कि ये लड़का लड़की में भेदभाव करता है और अपनी बेटी को मारता पीटता है। तब से उसने अपनी बेटी निम्मो को मारना पीटना भी छोड़ दिया। इस बार क्या मुद्दा उठाएंगे सरकार? तुम उसकी चिंता मत करो समझा, बस मेरी चमचागिरी करते रहो और मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। वैसे तुम्हें गर्मी तो नहीं लग रही? क्या बात कर रहे हैं सरकार, आजकल इतनी भयंकर गर्मी है कि बाहर निकलते ही हम उबला आलू बन जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि गर्मी तो नहीं लग रही है। बस यही गर्मी इस बार हमारे चुनाव का मुद्दा है। अपने गंदे कान मेरे पास लाओ, मैं तुम्हें अपना आइडिया बताता हूँ। सूरज अपने नौकर चमचा को अपने आइडिया के बारे में बताता है
ये सुन चमचा खुशी से फूले नहीं समाता। वाह सरकार, क्या तरकीब निकाली है। सांप भी मर जाएगी और लाठी भी नहीं टूटेगी। अगले दिन हर साल की तरह इस साल भी गर्मी का प्रकोप कम करने के लिए राजन गांव में सूर्यदेव के लिए ढेर सारे फलों का भोग लगाकर उनसे गर्मी कम करने की प्रार्थना करता है। तभी चमचा और सूरज चुपके से उस भोग में नींद की गोली डाल देते हैं, जिसे अपनी किरणों के माध्यम से खाते ही सूर्यदेव को नींद आने लगती है और वह सूरजपुर गांव में आकर सो जाते हैं, जिससे सारे गांव का तापमान बहुत बढ़ जाता है और सभी गर्मी से बहुत बेहाल हो जाते हैं। सूरज सारे गांव वालों को भड़काता रहता है और इस प्रचंड गर्मी की वजह से राजन को बताता है। देखा गांव वालों, इस दुष्ट राजन ने आप लोगों के साथ क्या किया। एक तो आप लोग पहले ही गर्मी से बेहाल थे, ऊपर से उसके छल कपट से दिए गए तामसिक भोग के कारण सूर्य देवता भी नाराज हो गए और हमारे गांव में गिर पड़े। अगर उन्हें जल्द ही मनाकर आसमान में नहीं भेजा गया तो हमारा सारा गांव और इसमें रहने वाले सभी लोग जलकर राख हो जाएंगे। तुम सही कहते हो राम भैया, जरूर इस बार राजन के मन में कोई खोट है, तभी इसके द्वारा दिया गया भोग सूरज देव ने स्वीकार नहीं किया। नहीं तो हर बार भोग चढ़ाते ही गर्मी बहुत कम हो जाया करती थी। सभी गांव वाले राजन को बहुत बुरा भला कहते हैं और वे जहां भी दिखता उसे पीट भी देते थे, जिससे राजन की हालत बहुत खराब हो गई और वह पूरी तरह से बीमार पड़ गया। अरे कन्नू बेटा, जरा पानी तो पिलाओ, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा है। ऊपर से सूर्य देवता मेरे घर के बाहर ही आकर बैठ गए हैं, इसलिए गर्मी से मेरा बहुत बुरा हाल हो गया है। तभी सूरज और कन्नू एक साथ राजन के पास आते हैं। राजन कन्नू को सूरज के साथ देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है। अरे कन्नू बेटा, तुम इस राम के साथ क्या कर रहे हो। मैंने राम चाचा की पार्टी ज्वाइन कर ली है पिताजी। मैं नहीं चाहता था कि सारे गांव में आपकी जो बदनामी हुई है उसका दाग मेरे ऊपर भी लगे। मैं आपके साथ इसलिए था क्योंकि मुझे लगा कि आप मुझे गांव का मुखिया बनाएंगे, लेकिन आपके मूर्ख पिताजी के ऊट पटांग नियम के कारण मैं मुखिया नहीं बन पाता था। लेकिन देखिए, राम चाचा ने अपने दुश्मन का बेटा होने के बावजूद मुझे उप मुखिया बनाने का वादा किया है। कन्नू ये बोल बाहर से चला जाता है। तभी निम्मो राजन के पास पानी लेकर आती है। ये लीजिए पिताजी, पानी पी लीजिए, भगवान ने चाहा तो सब पहले जैसे ठीक हो जाएगा। राजन दुखी स्वर में बोला। मुझे माफ कर दो निम्मो, मैंने जिस कन्नू के लिए तुम्हारे साथ हमेशा भेदभाव किया, वो थोड़े से सिक्कों की खनक सुनते ही मेरे दुश्मन के साथ मिल गया और पानी तक नहीं पूछा। लेकिन तुम दिन रात मेरी सेवा करती रहती हो। ये तो मेरा फर्ज है पिताजी, मैं आपकी बेटी जो हूँ। तभी निम्मो को एक आइडिया आता है और वे जंगल से लकड़ियाँ तोड़ एक पंखा बनाती है और भगवान शिव के पास रखते हुए बोलती है, हे शिव जी, आप तो कैलाश के स्वामी हैं। अगर मैंने आज तक कोई भी गलत काम नहीं किया है और सबकी निस्वार्थ सेवा की है तो कृपया करके इस पंखे में भी कैलाश के गुण भर दीजिए, जिससे हमारा गांव गर्मी से मुक्त हो जाए। तभी शिव जी की मूर्ति से एक रोशनी निकलकर उस लकड़ी के पंखे पर पड़ती है और वे जादुई पंखा बन जाता है, जिसमें बर्फीली हवाएं निकलती थी। वाह वाह वाह, अचानक से इतनी ठंडी ठंडी हवा कहाँ से आ रही है सरकार। हमारा सूरजपुर गांव तो शिमला बन गया है लगता है। जरूर ये सब उस राजन की छोकरी का किया धरा है, अभी उसे सबक सिखाता हूँ। सूरज जैसे ही निम्मो को मारने वाला होता है कि तभी उसी समय सूर्यदेव नींद से जाग जाते हैं और सूरज को और चमचा दोनों को पकड़ लेते हैं। क्यों दुष्टों, तुम दोनों ने ही मेरे मीठे मीठे फलों के भोग में नींद की दवा मिलाई थी ना, अभी तुम दोनों को सबक सिखाता हूँ। ये बोल सूर्यदेव सूरज और चमचा के अंदर अपने दिव्य शक्तियों से भयंकर गर्मी भर देते हैं और वापस से आसमान में जाकर चमकने लगते हैं। जहाँ सारा गांव जादुई पंखे की मदद से शिमला का आनंद ले रहा था,
वहीं सूरज और चमचा पसीने से तरबतर थे। दूसरी ओर इस बार मुखिया के चुनाव में राजन ने निम्मो को खड़ा किया, जो भारी वोटों से जीतकर उस गांव की मुखिया बन गई और अपने पिता के साथ हंसी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारे इस प्यारे से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।